वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज राइजिंग पाकिस्तान में हमने अनफोल्ड करना है स्किन कैंसर को कि ये कैसे होता है, इसकी क्या रेमेडीज़ हैं, क्या खुदा न खास्ता अगर स्किन कैंसर की खबर आप तक पहुँचे तो क्या आपको सामान पैक शैक करके आपने कहना है कि अच्छा भाई अब मेरा हो गया काम ख़त्म इस दुनिया में। क्या ऐसा है या इसकी ट्रीटमेंट की, इसकी सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? ये किसको होता है, इसका डाइट से क्या ताल्लुक है, सारी बातें हम अनफोल्ड करेंगे अभी डॉक्टर मुबशर डाहा के साथ, जो कि पाकिस्तान के एक लीडिंग डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, जिल्द के अमराज के माहिर डॉक्टर हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर डाहा, कैसे मिजाज? वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, कैंसर की जब हम बात करते हैं तो गया वो वक्त कि कैंसर जो है वो मौत की खबर हुआ करता था। अब कहते हैं कि इसमें प्रोबेबिलिटी, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, लिवर कैंसर हो, सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्या स्किन कैंसर में भी ऐसी ही सूरत है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल साइंस चूँकि काफ़ी प्रोग्रेस कर चुकी हुई है, इसकी वजह से ट्रीटमेंट ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हुई हैं हमारे पास। मतलब चूँकि मेडिकल साइंस में डिफरेंट रिसर्च हुई है, डिफरेंट प्रोसीजर्स आ गए हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन आ गए हैं, इसलिए हमारे पास स्किन कैंसर की भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस काफ़ी सारी अवेलेबल हैं और सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं। अच्छा, ये इसका डाइट से क्या ताल्लुक है? क्या हम कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जी आजकल की जो मुर्गी मिलती है वो जिस तरह से उसकी परवरिश की जाती है और उसको पाला पोसा जाता है वो हमारे जिस्म में जाके कैंसर का बायस बनती है। ये मिथ है या रियलिटी है? देखिए, अगर कैंसर का बायस बनती भी है ना तो उसके स्किन कैंसर से रिलेशन नहीं है। स्किन कैंसर की जो कॉजेज़ हैं वो डिफरेंट हैं और उसकी सबसे बड़ी कॉज जो है स्किन कैंसर की वो हमारे सन रेज हैं, जिनमें अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। अच्छा, आपने अक्सर सुना होगा कि जो लोग हिली एरियाज़ में रहते हैं पाकिस्तान में, उनमें स्किन कैंसर की प्रोबेबिलिटी और प्रेवलेंस ज़्यादा होती है। अच्छा। रीज़न बिहाइंड ये है कि वो चूँकि नियर टू सन होते हैं और वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, उनकी स्किन ज़्यादा एक्सपोज्ड होती है। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आप देखते हैं कि जो लोग हिली एरियाज़ में, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में रहते हैं, उनकी स्किन टोन वाइट होती है, मतलब उनका कलर गोरा होता है। मैदानी इलाके के लोगों का जो कलर है वो गंदमी होता है और जो हिली एरियाज़ वाले लोग हैं उनका कलर गोरा होता है, जिसकी वजह से भी उनमें स्किन कैंसर के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसका रंग से फ़र्क पड़ता है? डेफिनेटली इसका रंग के साथ अच्छा खासा रिलेशन है। अब मैं आपको बताऊं कि स्किन टोन को हम 6 में डिवाइड करते हैं और जो 6 होता है वो बिल्कुल नेग्रो या ब्लैक लोग होते हैं, उनको हम स्किन टोन को 6 कहते हैं, और जो बिल्कुल गोरे होते हैं उनको हम स्किन टाइप को 1 कहते हैं। अब जो लोग सब कॉन्टिनेंट के, जो हमारा रीजन है, हमारी जनरलाइज स्किन टोन जो है वो 4 है, स्किन टाइप भी 4 है हमारी। उसमें अब ये है कि हमारे अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। मेलानिन ऐसा एक प्रोडक्ट है या ऐसा एक सब्सटेंस है जो कि हमारी स्किन को कलर देता है, कलर टोन देता है। मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो कलर ज़रा डार्क होगा या गंदमी होगा या ब्लैक होगा, कम होगी तो कलर गोरा हो जाएगा। अब मेलानिन की वजह से ही अल्ट्रावायलेट रेज में रेजिस्टेंस पैदा होती है और वो बॉडी में जाके या स्किन में जाके कैंसर काज नहीं कर सकती। अब इसी तरह से हम जो यानी एक शील्ड मिल जाती है। शील्ड मिल जाती है, डेफिनेटली एक प्रोटेक्टिव लेयर मिल जाती है। अब पाकिस्तान में रहने वाले लोगों में स्किन कैंसर की प्रेवलेंस कम है और जो लोग यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं, आपने देखा होगा उनका कलर बहुत ज़्यादा गोरा होता है, तो वहाँ पे स्किन कैंसर की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो अफ्रीका में रहता है और उसका एफ्रो स्किन टोन है तो उसको स्किन कैंसर होने के बहुत कम चांसेस हैं, और इस तरह से जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, जो अमेरिका में रहता है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं, जिनका कलर नॉर्मल गोरा होता है, और हम पाकिस्तानी सारे, पाकिस्तान का पूरा सब कॉन्टिनेंट इस दौड़ में लगे हुए हैं कि हमारा रंग गोरा हो जाए, तो वो जो गोरे लोग हैं दे आर मोर प्रोन टू स्किन कैंसर। अगर मैं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैंसर की आपको फिगर शेयर करूं तो उसमें ये है कि जो वो लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, उनमें 38 लोगों में से एक बंदे को स्किन कैंसर होने के चांसेस हैं। और अगर हम इस रीजन की बात करें, हमारे एशियन पॉपुलेशन की, हमारे यहाँ 1000 में से एक को होने के चांसेस हैं। इतना डिफरेंस है। तो इसलिए जो हम, मतलब दिस इज ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह उन पाकिस्तानी पीपल कि हमारा स्किन का कलर इस तरह का है कि हमारे यहाँ स्किन कैंसर के होने के चांसेस बहुत कम है। अच्छा, आप बताएं कि अगर स्किन कैंसर की खबर मिल जाए तो क्या करना चाहिए? पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए? कोई ऐसे स्टेटिस्टिक्स, आदाद शुमार आपके पास हैं कि भाई इतनी डायग्नोसिस में से इतना सर्वाइवल रेट है, घबराने की ज़रूरत है, परेशान होने की ज़रूरत है, नहीं है, इलाज क्या है? अच्छा, इलाज आई वुड लाइक टू, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि स्किन कैंसर डायग्नोज कैसे होता है। स्किन कैंसर, अब मैं यूएस गया हुआ था ट्रेनिंग पे, वहाँ पे मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे जो लोग हैं वो आके अपना स्किन एग्जामिनेशन कराते हैं। स्किन एग्जामिनेशन में क्या करते हैं कि जो डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं या
जो वो होते हैं जो हमारे स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, जी व्हाट डू दे डू, वो ये क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जी कि वो उनका स्किन एग्जाम करते हैं एनुअल बेसिस पे या साल में 2 दफ़ा पूरी स्किन को एग्जामिन करते हैं। उस एग्जामिन करने की वजह से क्या होता है जी कि वो पूरी स्किन को एग्जामिन करके देखते हैं कि अगर कोई ऐसी लीजन बन रही है, कोई ऐसा स्पॉट बन रहा है जिसमें स्किन कैंसर होने के चांसेस हैं, तो वो फिर उसको देयर एंड देन रिमूव कर देते हैं ताकि वो मज़ीद ना फैले और मज़ीद बॉडी को वो डीप ना जाए, और उसको उधर ही रिमूव कर दें ताकि वो उसको उधर ही रोक सकें। और खुदा ना खास्ता अगर स्किन कैंसर हो जाता है, ज़्यादा फैल जाता है, तो फिर फर्दर उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन है। जिस तरह से आपको पता है कि नॉर्मल स्किन कैंसर को ट्रीट किया जाता है कि हमारे पास कीमोथेरेपी भी है, हमारे पास रेडिएशंस भी हैं, फिर हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन आ जाती हैं। क्या ये उतना ही खतरनाक है जितना लिवर का कैंसर होगा या जिस्म के किसी और थ्रोट कैंसर हो जाता है, जी जी गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, ये एक जितने ही खतरनाक होते हैं सब? जी बिल्कुल। जो मेटास्टेटिक कैंसर होता है, मेटास्टेटिक कैंसर हम उसको बोलते हैं कि जो फैल सकता है। बिनाइन वो होता है कि जो लोकलाइज्ड होता है, फॉर एग्जांपल ये हाथ पे हुआ है तो वो हाथ पे ही रहेगा, अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में नहीं जाएगा। तो जो मेटास्टेटिक होता है वो वाकई ख़तरनाक होता है, क्योंकि उसमें चांसेस ये होते हैं कि वो एक जिस्म के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ ट्रैवल कर सकता है। अगर लोकलाइज्ड हो तो वहाँ से तो उसको एक्साइज करके या सर्जिकल रिमूव करके उसको वहाँ से ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अगर वही कैंसर दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी की तरफ चला जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है। सेम इज़ केस विद द स्किन कैंसर। अगर स्किन कैंसर मेटास्टेटिक है या फिर फैलने वाला है जो अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रैवल कर सकता है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट डेफिनेटली उतना ही मुश्किल होता है और उतना ही वो ख़तरनाक हो सकता है जितना दूसरे कैंसर। जिस इसमें भी उसी तरह होता है जी, पहले स्टेज पे पकड़ा गया, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, की भी उसी तरह स्टेजेस होती हैं? बिल्कुल उस तरह की स्टेजेस होती हैं, लेकिन जिस तरह मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट पीपल डू इन यूएसए, वो ये करते हैं कि स्किन को रेगुलर बेसिस पे एग्जामिन कराते हैं, और एग्जामिनेशन में ही उनको अगर सपोज कि कोई ऐसा एरिया ऑफ बॉडी है कि जहाँ पे स्किन कैंसर बनने की हल्की सी भी उनको प्रोविजन फील होती है, तो उसकी वो देयर एंड देन ही एक्सचेंज करवा देते हैं, मतलब उसको रिमूव करवा देते हैं ताकि फर्दर वो स्प्रेड ना करे। कुछ सवालात आपके लिए आए हैं। कराची से हमें याद किया है फ़रा ने। फ़रा कहती हैं, अगर टो नेल फंगस काफ़ी इलाज मालजों के बाद भी हल ना हो रहा हो ये मसला और बहुत से साल गुजर जाएं, तो क्या वो कैंसर में बदल सकता है? नहीं जी, फंगस कैंसर में नहीं बदल सकता। मैंने आपको पहले बताया कि जो कैंसर की मेन कॉज है स्किन कैंसर की, वो अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो कि स्किन के ऊपर आती हैं और वो फिर उसको कन्वर्ट करती हैं कैंसर में, और वो कैंसर काज करते हैं। फंगस कैंसर में कन्वर्ट नहीं होती। दूसरा सवाल फ़रा का कि बहुत सी स्किन डिजीजेस कंटेजियस होती हैं, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती हैं। क्या कैंसर भी स्किन के बॉडी टच से दूसरे को लग सकता है? नहीं, कैंसर कंटेजियस नहीं होता। अदर बहुत सारे डिजीज़ हैं, स्केबीज़ है और काफ़ी सारे डिजीज़ हैं, एसटीडी जिसको हम बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, वो कंटेजियस होती हैं, लेकिन स्किन कैंसर कंटेजियस नहीं है। बिल्कुल ठीक। हाफिजाबाद से बिलाल कहते हैं, डॉक्टर साहब से दरख्वास्त है कि हमें बताएं कि जब हम शेव करवाने जाते हैं बार्बर शॉप पे या हजामत करवाते हैं, तो कहा ही जाता है कि HIV, एड्स और दूसरी बीमारियां, हेपेटाइटिस वगैरह जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह जो हमारे बार्बर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके इस्तेमाल से लग सकती हैं। क्या कैंसर में भी ऐसा है? देखिए, कैंसर में ऐसा नहीं है। कैंसर, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कैंसर की स्पेसिफिक रीजंस हैं कि वो स्पेसिफिक जो हमारी स्किन होती है उसको अगर वो रेगुलर बेसिस पे अल्ट्रावायलेट रेज डैमेज कर रही हैं तब वो कैंसर में कन्वर्ट होती हैं। बाकी जो बीमारियां बताई गई हैं वो डेफिनेटली हो सकती हैं, और उसकी रीज़न भी ये होती है कि जो वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं वो ऑलरेडी कंटेमिनेटेड होते हैं HIV से या हेपेटाइटिस C से किसी। उसका मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि HIV सपोज किसी को है या हेपेटाइटिस C है, उसकी अगर शेव की गई है और उसको कट लग गया और उसका जो ब्लड है वो उस इंस्ट्रूमेंट के साथ टच हो चुका हुआ है, तो फिर जब किसी और को करेंगे तो वो उसके थ्रू वो ट्रांसफ़र होगा। हाँ। जो कैंसर है, कैंसर की इस तरह के ट्रांसफ़र होने के चांसेस नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, लाहौर से हमें सवाल भेजा है अरसल ने लाहौर से सवाल भेजा। वो कह रहे हैं कि हमारे फैमिली के अंदर 2 पेशेंट्स की डेथ हो चुकी है स्किन कैंसर से। एक इनकी खाला है और दूसरे इनके नाना और खाला दोनों की डेथ स्किन कैंसर से हुई है। तो ये पूछ रहे हैं, अरसल ये पूछ रहे हैं अब कि क्या ये मौरूसी भी है? इसका मतलब है हम इस जनरेशन को थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। अगर बात, उनका सवाल बड़ा वैलिड है कि 2 नस्लों में डायरेक्ट
जनरेशंस में स्किन कैंसर के पेशेंट गुजरे हैं, तो क्या ये मौरूसी भी है? एक हद तक इसको हम इनहेरिटेड कह सकते हैं, लेकिन आप उनका अगर लाइफस्टाइल फॉलो करें कि जी के नाना का लाइफस्टाइल क्या था, क्या उनका सन एक्सपोजर ज़्यादा था, क्या वो ज़्यादा धूप में जाते थे, उनकी कलर टोन क्या थी, उनका यकीनन रंग गोरा होगा और उसकी वजह से उसमें फिर बॉडी में रेजिस्टेंस नहीं होती सन रेज को रेजिस्ट करने की। दूसरी बात यह है कि जो खाला का बताया उन्होंने, एक हद तक उसकी टेंडेंसी होती है कि वो ट्रांसफ़र होती है इनहेरिटेंस में, लेकिन जो मेन पॉजिटिव फैक्टर्स हैं अगर उनको ब्लॉक कर लिया जाए या उनसे एहतियात कर ली जाए तो स्किन कैंसर से बचा जा सकता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि जो हम कहते हैं कि धूप में जाना अनअवॉइडेबल होता है, सपोज़ कि मैंने जॉब पे जाना है, मैंने हॉस्पिटल जाना है, क्लिनिक जाना है, कुछ भी करना है तो धूप से हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। और जो लोग प्रोन है कैंसर के, जिनको लगता है कि जी कि हमारी स्किन कलर ज़्यादा वाइट है, तो वो ज़्यादा एहतियात करें कि जी अम्ब्रेला ले लें या हेड पहन लें, पी कैप ले लें, ताकि फेस के ऊपर या बॉडी के ऊपर डायरेक्ट सन रेज ना पड़े। डॉक्टर साहब, आज से 50 बरस पहले, 30-40 बरस पहले, 100 बरस पहले तो कोई ना सन ब्लॉक हुआ करता था। ये तो कंज्यूमरिज्म ने ये प्रोडक्ट्स, इवन जो मेडिकल साइंस की का कंज्यूमरिज्म है, ये भी बहुत बड़ी बहस है जिस पे फिर कभी बैठेंगे और बात करेंगे। लेकिन इन चीज़ों के आने से पहले भी तो इंसान जीता था और कैंसर भी नहीं था। ये कैंसर भी साथ साथ डिस्कवर हुआ, फिर इससे बचाव के सन ब्लॉक और ये चीज़ें भी आ गई। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप अगर पहले की बात करते हैं तो यकीनन ऐसे ही था, लेकिन अगर आप पहले वाले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें, क्वालिटी ऑफ लाइफ देखें और उनकी डिजीज़ के बाद उनकी सर्वाइवल रेट देखें तो वो कंपैरेटिव टुडे कम है। अगर आप देखें कि अगर मेडिकल साइंस ने प्रोग्रेस की है या तरक्की की है तो उसके साथ क्या हुआ है कि एट टाइम पहले तो ये होता था जी कि वहाँ पे अगर सपोज कैंसर हुआ है तो उसका डायग्नोज ही नहीं हुआ, किसी को पता ही नहीं चला, देसी टोटके स्टार्ट हो गए, हकीम के पास चले जाएं, वहाँ पे किसी और के पास चले जाएं, तो उस वक्त ये होता था कि पता ही नहीं चलता था कि ये डिजीज़ हो चुकी हुई है। और उस वक्त क्योंकि इतनी रिसर्च नहीं हुई थी और इतना पता नहीं था कि अगर ये बीमारी हो रही है तो किस वजह से हो रही है, बीमारी कौन सी है, इसका इलाज क्या है, तो इसलिए ये रीज़न्स थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि आपने शुरू में खुद कहा कि एट दैट टाइम हमारी जो डाइट थी वो इतनी अच्छी थी या इतनी नेचुरल थी और नेचर से ही ज़्यादा डाइट ली जाती थी, तो उस वजह से क्या होता था कि बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता था, जिसकी वजह से बॉडी में इतनी रेजिस्टेंस होती थी या इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती थी कि इन चीज़ों को वो फेस कर सकती थी। मैं तो अक्सर कहता हूं कि मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, इवन मटर, ये वो सब्जियां हैं जो कि शायद रब ने पकाने के लिए नहीं बनाई, कच्चा खाने के लिए बनाई। बिल्कुल हम इनको हमने शलजम कभी कच्चे खाते ही नहीं। मूली चलो फिर खा लेते हैं, वो मसाले वाली मूली वाला जब आता है रेडी वाला, वो हम खा लेते हैं, लेकिन बहुत सी सब्जियां हम कच्ची नहीं खाते। बिल्कुल, मेरा ख्याल है उनको कच्चा खाने की भी आदत बच्चों में भी डालनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। और दूसरी बात यह है कि जो आपने खुद बात की है वो ये कि आप ये देखें, पहले के दौर में ये खाद का या फर्टिलाइज़र का, इन चीज़ों का कंसेप्ट नहीं था, एवरीथिंग वाज ऑर्गेनिक। आजकल तो ऑर्गेनिक चीज़ तक एक्सेस करना ही बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है और वो बहुत एक्सपेंसिव है, हर बंदे की रीच में नहीं है। जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिसमें ये फर्टिलाइज़र और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। पहले के दौर में अगर 50 साल पहले या 100 साल पहले की बात करते हैं तो ये फर्टिलाइज़र का कंसेप्ट ही नहीं था, हर चीज़ ऑर्गेनिक थी, जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी थी और रेगुलर बेसिस पे वो लोग ये चीज़ें यूज़ करते थे, जिसकी वजह से वो इम्यूनिटी ज़्यादा इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग था और वो इन डिजीज़ से ज़्यादा अच्छी तरह से फाइट कर सकते थे। डॉक्टर डाहा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अहम मौजू पे आज आपने बात की जिस पे कम बात होती है। कैंसर पे हम जनरली बात करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली स्किन कैंसर पे आज डॉक्टर मुबश्शिर डाहा ने बात की। थैंक यू वेरी मच। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे डॉक्टर भट्टी, ज़ेबा और ताहिर, और आज हम कुछ बात करेंगे पहाड़ों की। पूरी दुनिया में पहाड़ों का दिन मनाया जा रहा है और हम इनसे जानेंगे कि पहाड़ों से दोस्ती, पहाड़ों से इश्क, ये क्या कहानी है, क्या चीज़ है। और ये भी कहा जाता है कि पहाड़ आपको पुकारते हैं, पहाड़ आपको बुलाते हैं और कहते हैं आओ हमारे साथ वक्त बिताओ। ये वाकई माउंटेन्स की कोई कॉलिंग होती है, नहीं होती? ये तीनों प्रोफेशनल माउंटेनियर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, तो आप सब में से वो चाहे इस वक्त मैदानी इलाकों में बैठे हैं, हमारा राइजिंग पाकिस्तान हमारा शो देख रहे हैं, लेकिन पहाड़ों से इश्क है, आपको पहाड़ पुकारते हैं। तो अभी इनसे इस ब्रेक के बाद जानते हैं कि अगर पहाड़ की कॉल आए, पहाड़ की पुकार आए, तो करना क्या चाहिए। रही मेरे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।